हेलो एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। क्या हाल है सभी के? ऑल इज वेल। सर अच्छा, और स्किन के केसेस कैसे चल रहे हैं सबके? कौन है ये फैजल? यस सर। क्या हुआ, कोई पेशेंट देखे स्किन के? यस सर, टीनिया का आज ही टीनिया का 2 केस आया था सर। मैंने कहा अच्छा, क्लास यस तो सर। क्या दिया था फिर? सर अभी तो बेसलिनम दिया था लास्ट, तो बोले थे काफी इम्प्रूव है, तो वही हम्म। रिपीट कर दिया 15 दिन पे सर। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। और एक्जिमा, सोरियासिस? सर अभी मेरी तो इंटर्न चल रही है, इसलिए मेरी कुछ क्लिनिक अच्छा, नहीं है। इंटर्नशिप चल रही है, तब तो तुम्हारे लिए तो अभी जो मिल जाए यस। वो बहुत है। यस सर। चलो, वेरी गुड। और किसी ने कोई केस देखा हो स्किन का? कहीं फंस गया हो, या गड़बड़ हो गया हो, या सही हो गया हो? स्किन के केसेस परेशान भी बहुत करते हैं। कोई कोई ठीक भी बहुत जल्दी हो जाता है, उम्मीद से बाहर जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ जिनसे उम्मीद ज्यादा होती है वो उतना ही परेशान करते हैं। तो स्किन के लिए परेशान मत होना, बस अपना काम करते जाना। जिसको जब सही होना होगा वो सही हो ही जाएगा। ठीक है, आज हम लोग टीनिया के लिए पढ़ेंगे, और ये तो मतलब सबसे ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर है, जो डिजीज है स्किन का। मतलब हर घर में किसी ना किसी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा बहुत होके परेशान करके फिर आगे पीछे होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन। तो आज हम लोग टीनिया के बारे में पढ़ेंगे, और जितना ही ये कॉमन है उतना ही ये जटिल है। मतलब एक तो एक जटिल होता नहीं है, बट इसको जटिल बना दिया जाता है, क्योंकि यूजली क्या होता है कि जब ये फंगल इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में शुरुआत में इचीनेस होता है, और रिंगवॉर्म लाइक इरप्शंस होते हैं। तो लोग जल्दीबाजी में उससे इतना परेशान होते होते तो वो एक स्ट्राइड कोई भी क्रीम लेते हैं, और क्रीम लगा के उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आराम मिल जाता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह, ट्यूब लगा लिया अब तो सही हो गया है। तो बस फिर वो एक आदत में आ जाता है, और लगाते लगाते उसको फिर ऐसे फॉर्म में ले जाते हैं कि ना तो अब ये सही हो सकता है, और अगर करने की कोशिश करेंगे तो परेशान करेगा, और अगर ट्यूब लगाना भी बंद करेंगे तो भी नहीं छोड़ सकते उसको। तो मतलब वो उस फेज में चला जाता है कि अब वो पूरा पूरा उस मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो स्किन डैमेज होने लगती है, स्किन थिन होने लगती है, और फिर वो और ही ज्यादा भयंकर रूप ले लेती है। तो यूजली टीनिया के जब भी केसेस मिले तो उनको कुछ पहले से बच्चे ही घूमने निकल जाना कर। नेटवर्क सही है ना, क्योंकि लाइट चला गया तो नेटवर्क, आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। तो टीनिया के जब भी केसेस आएंगे, हो सकता है कभी कभी एक्यूट फॉर्म में ही आए कि बोलेगा महीने 2 महीने से ही प्रॉब्लम है। हो सकता है या तो फिर वो 5-6 साल पुराना केस होगा, या साल 2 साल पुराना, तो हमको उसी हिसाब से ट्रीट करना होगा। बट लेट्स सी, पहले हमको पहचानने की जरूरत है कि टीनिया होता क्या है, क्या इसके लिए प्रॉब्लम करने वाली चीजें, और कैसे इसको हम सही कर सकते हैं। टीनिया कितने तरीके का होता है ये भी पता होना चाहिए। तो जनरली टीनिया कॉर्पोरस है। टीनिया कॉर्पोरस, पकड़वा। कॉर्पोरस वर्ड से ही
समझ में आ रहा है कि इन ऑल पूरे बॉडी को ये कवर करता है। ठीक है, तो टीनिया कॉर्पोरिस इन जनरलाइज फॉर्म में बॉडी में कहीं भी हो सकता है, इसको हम टीनिया सिनेटस भी कहते हैं, और डर्मेटोफाइटोसिस भी बोलते हैं, और कॉमनली हम इसको रिंग वॉर्म बोलते हैं क्योंकि इसका जो इरप्शंस होते हैं वो रिंग शेप में होते हैं। और तो इसके ये दो तीन नेम है, टीनिया कॉर्पोरिस है, डर्मेटोफाइटोसिस है, रिंगवॉर्म है, और ये टीनिया सिसिनेटस है। ठीक है, तो जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं, दीज आर द फंगाई दैट फीड ऑन द केराटिन अफेक्टिंग द स्किन, हेयर एंड नेल्स। तो क्या होता है कि ये फंगस होता है, जो फंगस हमारी स्किन पर ग्रो करता है कहीं ना कहीं से, एक तो हमारी बॉडी के आसपास सराउंडिंग में कहीं ना कहीं होता भी है, और या किसी ना किसी दूसरे सोर्सेस से हमारे पास आता है बॉडी से, तो बॉडी को इन्फेक्ट करता है और फिर उस पर ग्रो करने लगता है, और धीरे धीरे हमारी जो स्किन की केराटिन सरफेस है उसको डैमेज करता है, और खास तौर से स्किन पर और हेयर पर और नेल्स पर इसके ग्रोथ ज्यादा होती है जो इसको डैमेज करता है। Most commonly in warm, moist environments and individuals who sweat excessively or have weakened immune system. ज्यादातर ये कॉमन उन्हीं लोगों में पाया जाता है जो स्वेटिंग जिनका ज्यादा होता है, जिनको ज्यादा पसीना आता है, या फिर जो कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिनको ज्यादा स्वेटिंग होती है, और उस पसीनों को वो जो है साफ नहीं कर पाते हैं, और फिर वो पसीना धीरे धीरे करके वहां पर फंगस के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है, और फिर फंगस वहां ग्रो करने लगता है। और या फिर जो नमी वाले एरिया होते हैं, जो थोड़ा मॉइस्चर होता है जहाँ पर, तो उस जगह पर भी ज़्यादातर थोड़ा इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। या कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है, जस्ट लाइक जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या फिर कोई और कोई ऐसी एडवांस पैथोलॉजी में कोई सीरियस इलनेस है, टीबी के केसेस हैं, तो मतलब कोई भी ऐसी डिसऑर्डर हो जो बॉडी को वीक कर रहा है और उसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, तो फिर ये ग्रो करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये फंगस बैक्टीरिया ये हमारे सराउंडिंग में ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं, बट डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। तो जिसलिए बेसिकली जो हमारा होम्योपैथी है, जो वाइटल फोर्स की हम बात करते हैं कि वाइटल फोर्स इज ऑटोमेटिक ऑटोक्रेटिक पावर, तो अगर वाइटल फोर्स जब वीक होता है तभी ये लोग तुरंत अटैक करते हैं और बॉडी पे फिर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए जो मेनली फेवरेबल कंडीशन है कि ये वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स होगा, नमी होगी या पानी होगा या स्वेटिंग उस जगह पे ज्यादा होगी, या वीक इम्यून सिस्टम होगा। मेनली ये जो इसकी स्पीसीज हैं, ट्राइकोस्पोरियम, माइक्रोस्पोरियम और एपिडर्मोफाइट्स। ठीक है, दीज आर द थ्री कॉमन स्पीसीज ऑफ द फंगस जो मोस्टली इसको अफेक्ट करते हैं। तो फिलहाल ये हमारे लिए बस एक जानना जरूरी है, बाकी तो ओवरऑल हमारे लिए सिम्टम्स और जो भी फीचर्स हैं उस पर हम पहचान के मेडिसिन पे जा सकते हैं। फैक्टर्स, तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि फंगस चार लोग हैं, बट चार में तीन लोगों को क्यों इफेक्ट नहीं कर रहा और एक को ही क्यों इफेक्ट कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है, जैसे कि एरिया, हॉट मॉइस्ट एरिया, मतलब जहाँ गर्मी भी है, नमी भी है, पानी भी है, तो जहाँ स्वेटिंग भी ज्यादा हो रही है या फिर पानी या ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ये इसको ग्रो कराता है। वीक इम्यूनिटी फॉर स्पेसिफिक फंगल स्ट्रेन, अगर कोई भी जो है बॉडी का जो इम्यून सिस्टम अगर कहीं वीक हो रहा है, तो फिर किसी ना किसी फंगस जो स्पीसीज है उसका जो है वो ग्रो करने की उसकी कंडीशंस हो जाएंगी। क्रोनिक इलनेस, या तो कोई क्रोनिक इलनेस है तो बॉडी ऑलरेडी वीक हो चुका है, तो कोई भी बैक्टीरिया फंगस तुरंत अटैक करने की कोशिश करेगा बॉडी को। स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑन पर्सन टू अदर, और ये डायरेक्ट स्प्रेड भी करता है, मतलब अगर बगल में किसी को है और रेगुलरली उसके साथ कपड़े शेयर कर रहे हैं या बेड शेयर कर रहे हैं, या फिर उसके कपड़े अपने कपड़े एक साथ धुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बॉडी को भी, दूसरी जो हेल्दी बॉडी उसको भी इफेक्ट करता है। तो ये स्प्रेड करता है वन पर्सन टू अनदर। वॉशिंग क्लॉथ विथ क्लॉथ ऑफ द अफेक्टेड पर्सन, कपड़े धुलने से भी फैल सकता है। कोम, क्लॉथ और टॉवल जो कॉमन शेयरिंग होती है कि भाई कॉलेज है, स्कूल है या हाउस है, घरों में खास तौर से जो है शेयरिंग होती है कपड़ों की, तो कोम, क्लॉथ और टॉवल ये तीनों बहुत कॉमन है शेयरिंग की, तो अगर किसी एक को भी इन्फेक्शन है तो फिर दूसरे को चांसेस हो जाते हैं। डस्ट, सैंड और स्वेट, मिट्टी में खेलना या मिट्टी वाले एरिया में ज्यादा रहना या मिट्टी के कोई काम करना, तो उसकी वजह से भी फंगस बॉडी में अटैक कर सकता है, और फंगस फिर बॉडी को इस तरीके के इरप्शंस प्रोड्यूस करता है। स्वेटिंग होती है, या फिर ज्यादा शूज पहनने की वजह से, ज्यादा जूते पहनने की वजह से स्वेटिंग फिट्स में जब ज्यादा फुट में होने लगती है, तो फिर स्वेटिंग वो हमारा वहां पे पार्ट परसिस्ट करता है और फिर वहां पे फंगस ग्रो होती है।
तो बेसिकली दीज आर द बेसिक फेवरेबल कंडीशन फॉर द फंगस। तो इन्हीं को हमको पेशेंट अगर जब भी आता है तो उसको सजेस्ट करना चाहिए कि इन सब चीजों से उसको बचने की कोशिश करनी है, टाइट क्लॉथ नहीं पहनने हैं। तो अभी हम इसको आगे देखेंगे कि प्रिवेंशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, बट दीज आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फंगस और टीनिया। सिम्टम्स क्या आते हैं जिससे हम तुरंत पहचान जाएं कि ये टीनिया ही है या कुछ है, कि सोरियासिस या एक्जिमा, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो स्किन यूजली रेड और ब्राउन सर्कुलर रैश विद रेज्ड। इसको पहचानना आसान है, उतना ज्यादा टफ नहीं होता, क्योंकि इसके जो इरप्शंस होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं, रिंग शेप में होते हैं। ठीक है ना, सर्कुलर रैशेस विद रेज्ड स्केली बॉर्डर। तो जो ये बॉर्डर्स हैं ये रेज्ड होते हैं, उठे हुए होते हैं। एंड अ क्लियर सेंटर इचिंग और बर्निंग सेंसेशन, और ये सेंटर वाला एरिया ये क्लियर होता है। तो सराउंडिंग जो सर्कुलर फॉर्म है वो जो है रेज्ड है, बट सेंटर इसका क्लियर है। ठीक है, और इचिंग और बर्निंग सेंसेशन ज्यादा होता है इसको। स्कैल्प में भी अगर देखेंगे तो स्कैल्प में जो पार्ट अफेक्टेड होता है वहां पे हेयर लॉस होता है। तो ये फंगल अफेक्टेड एरिया है, तो यहाँ पर ये हेयर लॉस हो जाते हैं, जो एलोपेसिया एरियाटा के फॉर्म में दिखाई देता है। तो अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से हेयर लॉस हो रहा है तो फिर हम अपनी कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन उसी हिसाब से सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हेयर लॉस और बाल्ड पैचेस इन द अफेक्टेड एरिया। फिर नेल्स को भी अफेक्ट करता है, क्रैक ब्रिटल थिकन। तो नेल्स जो है वो क्रैक हो जाएंगे, टूटने लगेंगे अपने आप, या बहुत थिक नेल्स हो जाते हैं। मोटे मोटे से नेल्स देखे होंगे तुम लोगों ने, पीले पीले से नेल देखे होंगे, और कोई टूटा टूटा सा नेल देखा होगा। तो इस तरीके के बहुत आते हैं, तो दीज आर ड्यू टू दैट फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये अभी हम देखेंगे बेसिकली टीनिया जो कौन सा पार्ट अफेक्टेड है उसी के हिसाब से जो टीनिया के डिफरेंट टाइप्स हैं, और उसी हिसाब से कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन भी हैं, और फिर हम लोग अलग हमारे जनरल सिम्टम्स के हिसाब से भी हम सिलेक्ट करते हैं। तो टाइप्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो इन जनरल हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है तो टीनिया कॉर्पोरस, जिसको हम बोलेंगे टीनिया कॉर्पोरस रिंगवॉर्म। ठीक है, तो इन जनरल बॉडी में कहीं भी हो रहा है, रिंग शेप में हो रहा है, सर्कुलर है, रेड है, स्केली पैचेस ऑन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड टीनिया कॉर्पोरस। तो इन जनरल अगर कहीं भी हो रहा है तो हम उसको टीनिया कॉर्पोरस बोलेंगे, गोल गोल शेप वाले। टीनिया क्रूरिस, टीनिया क्रूरिस ये मोस्टली मेल्स में ज्यादातर मिलता है, और काफी कॉमन भी होता है। टीनिया क्रूरिस जिसको जॉक इच भी बोलते हैं या टीनिया इंग्वेलिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसके कॉमन टर्म्स हैं। ये ग्रोइन एरिया में होता है, लीडिंग टू रेड इची रैशेस। तो ये ग्रोइन एरिया में होता है, थाइस तक भी एक्सटेंड कर सकता है। तो मोस्ट कॉमनली ज्यादातर लोग कंप्लेन भी लेके आते हैं कि जो ग्रोइन एरिया है थाइस के साथ में कवर करता है, तो वो हमारा ये टीनिया क्रोरिस होता है। तो टीनिया कॉर्पोरिस पूरा कॉर्पोरिस जो होता है पूरे बॉडी को कवर कर रहा है कहीं ना कहीं। क्रोरिस स्पेसिफिक फॉर द ग्रेन एरिया होता है, और जॉक इच भी बोलते हैं उसको। टीनिया कैपिटिस, तो कैपिटिस सबको पता है कि हमारे स्कैल्प को ये इफेक्ट करता है, स्कैल्प में। टीनिया टॉन्सोरेंस भी इसका कॉमन नेम है, बाई ट्राइकोफाइटन टॉन्सोरेंस, क्योंकि ये ट्राइकोफाइटन टॉन्सोरेंस इसको इफेक्ट करता है। तो स्कैल्प और बच्चों में ज्यादातर ये होता है। अगर देखा होगा कि बच्चे जो 3-4 साल के 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं उनके स्कैल्प में जो है ड्राई स्केली इरप्शंस के साथ में और फंगस थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, या फिर वो बाल वहां के जो है गायब हो जाएंगे। These are the common in the children, scalp common children leading to hair loss at the scaly patches। ये बहुत मिलता है और ठीक भी होता है। टीनिया बारबी, तो बारबी बार्बर से रिलेटेड है, ये हमारे ये दाढ़ी वाला जो एरिया होता है यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। अफेक्ट्स द बियर्ड एरिया कॉजिंग इन्फ्लेमेशन द क्रस्टिंग। टीनिया पेडिस, पेडिस पैर से इसको रिलेट कर सकते हो। पेडिस मतलब हमारे जो फुट वाला टो वाला एरिया होता है, इसको एथलीट्स फुट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एथलीट्स फुट मीन्स है कि टीनिया इन्फेक्शन हो रहा है। अफेक्ट द फीट बिटवीन द टोज इचिंग एंड पीलिंग। तो जो हमारी टोज हैं, टोज के बीच में यहाँ पर रेड रेड रेसेस दिखाई देंगे, और स्किन वहां से हटेगी और खुजली होगी, और हो सकता है वहां पर पसीना रुका हुआ है, तो पसीने की वजह से, नमी की वजह से भी ये पार्ट हमारा अफेक्ट हो रहा है। तो टीनिया पेडिस एथलीट्स फुट भी कहते हैं इसको। टीनिया मैनुअम, टीनिया मैनुअम हमारा पाम को इफेक्ट करता है, बेसिकली ये हैंड और पाम वाला एरिया। इट अफेक्ट्स द हैंड्स, particularly the palm and the back of the hands। इट इज ऑफन, तो ज्यादातर यहाँ पे हो रहा है या यहाँ पे हो रहा है, तो ये स्पेसिफिक टीनिया मेनोम ये हमारे हैंड और पाम के लिए आएगा। और कभी कभी ये एथलीट्स फुट्स के साथ में भी हो सकता है, बोलेगा पेशेंट की हाथ में भी है और पैर के तलवे में भी है। एंड इज कॉज बाय द डर्मेटोफाइट्स ट्राइकोफाइटोन रूब्रम।
तो ये ट्राइकोफाइटोन रुब्रम की वजह से होता है। इचिंग रेड और स्केली पैचेस एंड समटाइम ब्लिस्टर्स और क्रैकिंग ऑफ द स्किन, तो छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, स्किन क्रैक होने लगेगी और वहां पर स्वेटिंग भी दिखाई देगी। टीनिया अंगुइंगम, टीनिया अंगुइयम, ये अंगुइन से उंगली, नेल्स पे तुरंत दिमाग आएगा कि अच्छा नेल्स के लिए बात करें। टीनिया अंगुइयम ये नेल को इफेक्ट करता है और नेल्स जो है हमारे ब्रिटल हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे या फिर डिस्टॉर्टेड फॉर्म में जो है फॉल करेंगे, मतलब नेल ब्रेक होने लगेंगे। तो नेल कॉजिंग डिस्कलरेशन, थिकनिंग, डिस्कलरेशन हो जाएगी, पीले पीले से पड़ेंगे या फिर मोटे मोटे से हो जाएंगे या फिर टूटने लगेंगे। तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ द टीनिया जो हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। पेशेंट कोई भी कंप्लेन करता है डॉक्टर साहब यहाँ देखिए ये पैच सा बन रहा है, यहाँ पे खुजली भी होती है, तो दैट इज द टीनिया बारबी। स्कैल्प में लेके आ रहा है कि यह देखिए ये गोल सा पैच बन रहा है, तो दैट इज द टीनिया कैपिटिस हो सकता है। वहां पे बाल गायब हो गया, वहां के टीनिया कैपिटिस है। उसके लिए स्पेसिफिक अगर जैसे स्कैल्प का अगर फर्स्ट रेमेडी फंगल इन्फेक्शन का तो डल का मारा फर्स्ट रेमेडी में आता है। ठीक है। टीनिया क्रोरिस जो है ग्रोइन ग्रोइन एरिया में जो मोस्टली कॉमन पेशेंट, और ग्रोइन वाला जो है ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होता है। उसके लिए पेशेंट का भी बराबर सपोर्ट चाहिए और फिजिशियन को भी नॉर्मली वेट करने वाले फेज में होना चाहिए, क्योंकि इसमें जल्दबाजी करना दोनों के लिए दिक्कत करता है। ठीक है। तो दीज आर द कॉमन टाइप्स जो अगर हम इनके पिक्चर्स फॉर्म में देखते हैं तो टीनिया कॉर्पोरिस कुछ इस तरीके से सर्कुलर रेड रेड पैचेस कहीं कहीं इधर दिखाई देंगे, अलग अलग एरियाज में दिखाई देंगे, हैंड में है, लेग में है या फिर आर्म में है, कहीं ना कहीं इस तरीके से टीनिया कॉर्पोरिस होगा। टीनिया कैपिटिस ये इस तरीके से स्केल्स दिखाई देंगे और हेयर्स यहाँ के टूटेंगे या फिर एलोपेसिया टाइप का हेयर पैच दिखाई देगा जहाँ पर स्कैल्प हमारी हेयर लॉस होगा वहाँ। टीनिया पेडिस ये इस तरीके से दिखाई देगा, रेड रेड ब्लिस्टर्स दिखाई देंगे और यहाँ पे स्किन हो सकता है क्रैक भी हो सकती है। तो ये टीनिया पेडिस हो गया। टीनिया अंगुयम ये जो है अभी नेल्स की जो बात कर रहे थे कि थिक येलोइश नेल्स है, डिस्कलरेशन ऑफ द नेल्स है या फिर ये थिक नेल्स हैं, ये मोटे मोटे से नेल हो गए पीले पीले से और टूटते भी हैं, अपने आप ही टूट जाते हैं। टीनिया क्रोडिस ये जो है ग्रोइन एरिया है, ये थाइज को भी साथ में और ये जेनाइटल एरियाज के साथ में ये पूरा थाई वाला एरिया कवर कर रहा है। ये ब्लैकिश पिगमेंटेशन यूजली क्या होता है कि ये फंगस जो होते हैं हमारे मेलानिन पिगमेंटेशन को जो है वो डिस्टॉर्ट करते हैं, मतलब उसके जो फॉर्मेशन है उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो कहीं कहीं पे जो है वो गड़बड़ होने लगता है और फिर उसी की वजह से वो फंगस अपना पार्ट इचीनेस वाला फिर दिखाई देने लगता है। तो ये टीनिया क्रूरिस है, ये थाइज और जेनेटल्स एरिया के साथ में, ये टीनिया बारबी है, ये बियर्ड वाला एरिया है, यहाँ पे चीनस होगा। तो इस तरीके से ये दिखाई देता है। बेसिकली ये हम लोगों को डेली प्रैक्टिस में दिखाई भी देते हैं, पेशेंट्स मोस्ट कॉमनली कंप्लेन करते हैं। अब टीनिया वर्सिकुलर भी एक होता है, जो टीनिया वर्सिकुलर ये भी मोस्ट कॉमन कंप्लेन है और इसको पिट्रियासिस वर्सिकुलर भी कहते हैं। वर्सिकुलर मीन्स वेरियस कलर, जिसका जो नेम है वर्सिकुलर मींस वेरियस कलर की, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, कहीं डार्क ब्राउन दिखाई दे रहा है, कहीं डार्क व्हाइट दिखाई दे रहा है, कहीं पैचेस फॉर्म में दिखाई दे, तो दीज आर द वेरियस कलर्स, तो इसलिए इसको पिट्रियासिस वर्सिकुलर या टीनिया वर्सिकुलर बोलते हैं। इसमें बस और टीनिया कॉर्पोरस में और इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये स्प्रेड नहीं करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर, कपड़े से पहनने से या किसी और चीज से ये स्प्रेड नहीं करता है। तो ये बेसिकली इट इज नॉट पेनफुल और नॉट कंटाजियस, उतना ज्यादा इचीनेस भी नहीं होती, इसमें पेन भी नहीं होता है और उतना कंटाजियस भी नहीं होता है। दिस इज कॉज्ड बाय द मैलाजीजिया फर्वर, ये मैलाजीजिया फर्वर ये जो है एक स्पीसीज है। दिस डिसरेगुलेट द मेलानिन प्रोडक्शन, ये जो है यहाँ पर हम स्किन देखेंगे तो ये इस तरीके से ये छोटे छोटे से जो मैक्यूल दिखाई देंगे, ये मैक्यूल पेप्यूल्स जो होते हैं इस तरीके से स्किन होगी। तो ये खास तौर से जो हमारा मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन टीन्स एंड यंग एडल्ट्स, जो ज्यादातर जो यंग एडल्ट्स होते हैं, जो 20 से लेके 30 35 साल तक के जो लोग होते हैं, उनमें मोस्टली ज्यादातर ये कॉमनली दिखाई देता है। समर में गर्मी धूप से या हाइपर हेड्रोसिस, पसीना ज्यादा आना, हाई ह्यूमिडिटी, ये सब एक बेसिक इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जो टीनिया के जनरली फैक्टर्स हैं। साइन एंड सिम्टम्स में हाइपोपिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब समर में हाइपोपिगमेंटेशन हो सकता है या फिर विंटर में हाइपर पिगमेंटेशन एकदम डार्क डार्क हो जाएगा या समर में एकदम लाइट दिखाई देगा। एरेथेमेटस स्किन हो सकती है। मैक्यूल पैचेस, इस तरीके से छोटे छोटे मैक्यूल्स दिखाई देंगे पैचेस फॉर्म में।
ज्यादातर ये बैक, चेस्ट, नेक और अपर आर्म्स में। अगर ज्यादातर पेशेंट्स मिलेंगे भी तो पीठ वाले एरिया में बताएगा या फिर चेस्ट वाले एरिया में बताएगा। चेस्ट में ये वाला जो अपर पार्ट होता है हमारा, ये गर्दन से नेक से जो कनेक्टेड होता है यहाँ से, ये वाला अपर चेस्ट, बेसिकली अपर चेस्ट पे दिखाई देगा या बैक पे दिखाई देगा। ठीक है, अपर आर्म्स में भी कभी कभी, बट ज्यादातर बैक और चेस्ट पे ज्यादा ये दिखाई देता है। ठीक है, तो ये टीनिया वर्सिकुलर है, जो उतना कंटाजियस नहीं होता है। तो ये तो अभी हम टीनिया के बारे में पढ़े थे, टीनिया फंगस जो स्पीसीज थी। अब इसको प्रिवेंशन में जो पेशेंट्स को नॉर्मली बताने वाली चीजें हैं कि क्या क्या उसको ध्यान देना है साथ साथ ट्रीटमेंट के, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देगा तो वो फिर ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। गुड हाइजीन, वॉश हैंड्स रेगुलरली एंड कीप स्किन ड्राई। साफ सफाई का ध्यान देना है, कहीं भी पसीना वगैरह कहीं भी नहीं रुकना चाहिए। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स, कॉम्स। अगर उसको इन्फेक्शन है तो कोशिश करना है कि अपने कपड़े अपने ही पास रखने, किसी और दूसरे को शेयर नहीं करने या फिर किसी दूसरे से शेयर नहीं करना है। वेयर फुटवेयर इन कम्युनल एरिया सच एज जिम्स, पूल्स एंड लॉकर रूम्स। ये कुछ ऐसी जगह पे हैं जहां पर बराबर कुछ ना कुछ जो है पहन के ही फुटवेयर्स वगैरह, खाली नंगे पैर वगैरह इस तरीके से नहीं जाना है, क्योंकि उससे भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। रेगुलरली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट जिम इक्विपमेंट्स। अगर जिम वगैरह में तो क्योंकि सबका पसीना आ रहा है और सब पसीने के साथ साथ वहां पे फंगस भी फिर लगती है और फिर फंगस वो दूसरे बॉडी पे जाती है, तो साफ सफाई बराबर होनी चाहिए। अवॉइड कांटेक्ट विद पेट्स। पेट्स भी एक मेजर सोर्सेज होते हैं फंगल इन्फेक्शन के। तो घरों में लोग जानवर पालते तो हैं, लेकिन वो अब बच्चा जानवर है, जानवर भी एक बच्चे की तरह ही पाला जाता है, तो उतना ध्यान नहीं देते हैं। बट उसकी वजह से भी ये टीनिया का इन्फेक्शन होता है, शोइंग साइन ऑफ द इन्फेक्शन लाइक बाल्ड स्पॉट्स। ठीक है, तो दीज आर द प्रिवेंटिव मेथड्स फॉर द टीनिया। अब आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसका मतलब बहुत ही ध्यान देने वाला होता है, और पेशेंट समझ लो कि टीनिया का ठीक, बाकी एक्जिमा और सोरियासिस तो फिर भी है कि हाँ उसका एक लाइन डायरेक्शन दिखाई देता है, बट टीनिया का कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये कितने दिन में ठीक कर सकते हो, और एक बार में ठीक कर सकते नहीं कर सकते। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद में 15-20 दिन में ऐसा इफेक्ट आता है कि उसके बाद एकदम साफ हो गया, कुछ पता नहीं चलता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको साल भर तक देते रहो तब भी कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो धीरे 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 करके बहुत स्लोली चेंजेस आते हैं। तो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए हम किसी पर कमिट नहीं कर सकते कि ये कितने दिन में ठीक होगा, बट एक मैक्सिमम टाइम लेके चलना चाहिए। जितना अगर क्रोनिक है तो कम से कम 6 से 7 महीने तक का उसको पेशेंट्स को भी दिमाग में डालना चाहिए कि ये 6 से 7 महीने तक हम ट्रीटमेंट करेंगे, और जैसा जैसा उसका प्रोग्रेस होगा उसी हिसाब से फिर हो सकता है थोड़ा जल्दी भी ठीक हो जाए या फिर थोड़ा आगे समय भी लेगा। तो बेसिकली हमको जो ध्यान देने वाला है कि इसमें किसी एक दवा से ये कभी नहीं जाता है। मतलब ये शायद ही अगर कोई बोले कि हाँ एक दवा से चला जाए, बट कभी भी एक दवा से नहीं जाता है। इसमें हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलता है, स्पेसिफिक देन कॉन्स्टिट्यूशनल देन स्पेसिफिक देन नोजोर्स या स्पेसिफिक, तो ये इस तरीके से बीच बीच में हमारे मेडिसिन चेंज होते चले जाते हैं कि जैसे कोई स्पेसिफिक मेडिसिन लगा तो हमने दे दिया, फिर हो सकता है कोई हमने जनरल्स के बेसिस पे दिया, फिर उसके बाद में फिर कोई स्पेसिफिक दिखा। हो सकता है कि वो फिर मेडिसिन उतने नहीं एक्ट कर रहे हैं तो हमने कोई नोजोर दे दिया बीच में, फिर उसके बाद ऐसे, तो ये फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके उसकी जो इंटेंसिटी होती है कम होती है, और फिर फंगस के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं फिर वो धीरे धीरे करके खत्म होती है, और फिर फंगस वहां से फिर ग्रो करना बंद करता है। बेसिकली वो सीधा सा चीज है कि जब सॉइल है, जो सॉइल में अगर कोई भी हम बीज अगर डालेंगे तो उसके लिए फेवरेबल होगा तभी तो वो ग्रो करेगा ना। तो हमारी जो बॉडी का जो वाइटल फोर्स है अगर उसके लिए उतना फेवरेबल है तभी वो ग्रो कर पा रहा है, और जहाँ फिर वो इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग हो जाता है तो फिर वो चीजें धीरे धीरे हमारी रिमूव होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो ज्यादातर यूज होती हैं। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है तो भी हम उसको यूज करते हैं। जैसे बेसिलाइनम है, ट्यूबरक्लाइनम है, कैलकेरिया सल्फ है, सल्फर है, सोराइनम, मेडो, थूजा, सीपिया, नेट्राम्यूस, सिलिसिया, कार्सिनोसिन। ये मोस्ट कॉमन मेडिसिन हैं जो फंगल ये इसमें इन्फेक्शन में यूज होती है। कहीं ना कहीं इनके सिम्टम्स घूम फिर के जनरल्स में थोड़े बहुत जो पिक्यूलियर्स दिख रहे हैं तो उनको देख के हम इनको यूज करते हैं, और उससे तब जाके इसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट होता है। पोटेंसी यूजली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली यूज करते हैं तो पोटेंसी हमारा हाई होता है। लो पोटेंसी उसमें उतना अच्छा काम नहीं करता है, तो 1 m या 10 m दे दो, और फिर
1 मंथ के लिए एटलीस्ट वेट करना चाहिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल दिया है, क्योंकि वो कॉमनली इचीनेस और ये सब तो बताएगा, बट आफ्टर 1 मंथ तुमको डिसाइड करना है कि वो मेडिसिन मुझे चेंज करना है या फिर पोटेंसी चेंज करना है, तो फिर उसकी इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो हमारी कभी कभी एक्यूट कंडीशंस में लेके आते हैं, या फिर हमारे कुछ पर्टिकुलर्स दिखाई दे रहे हैं तो हमें कोई जनरल्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर हम कुछ मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं किसको, जैसे कैलोट्रोपिस है, क्यूप्रम सल्फ है, टेल्यूरियम है, टोरिलसी है, कैसियोसोफेरा है, जुक्लेंस आर है, मिजेरियम है। तो दीज आर द कॉमन मेडिसिन जो हम लोग, अगर कोई जनरल्स नहीं मिल रहे हैं तो इनमें से किसी इनके कुछ सिम्टम्स के बेसिस पर हम उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर आगे जैसे जैसे केस बढ़ता है तो उस हिसाब से हमारा मेडिसिन फिर चेंज होता जाता है। अगर रिकरेंट कंडीशन है, उसको बार बार पे हो रहा है या बहुत ही क्रोनिक है, तो कहीं ना कहीं बीच बीच में हमको ऐसे नोजोर्स जैसे बिस्लाइनम है, रिंगवॉर्म है या सोराइनम देना पड़ता है। रिंगवॉर्म नोजोर्स है, बिस्लाइनम नोजोर्स है, सोराइनम है। तो अगर कभी कभी हो सकता है पेशेंट को हमने कोई स्पेसिफिक मेडिसिन दिया बट नो इम्प्रूवमेंट, कोई जनरल्स पे दिया बट नो इम्प्रूवमेंट, तो फिर देख के अगर कुछ बिस्लाइनम मिल रहा है तो दे दिया, सोराइनम मिल रहा है तो दे दिया, नहीं तो फिर बिस्लाइनम या रिंगवॉर्म में से किसी एक मेडिसिन को हम एज ए इंटरकरेंट दे सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन, ये इसमें पेशेंट कई बार बोलते हैं कुछ लगाने के लिए दे दीजिए, कुछ लगाने के लिए तो लगाने में तो अगर बात करेंगे तो हम नॉर्मली कोकोनट ऑयल को ही लगाने के लिए बोला जाता है, नॉर्मल जितने भी स्किन डिसीजेज हैं, जिससे कि वो सप्रेस नहीं हो, बॉडी इंटरनली हील करे। हाँ, अगर इसमें लगाना है तो कोकोनट ऑयल के साथ में ओलियम जैक का टिंचर है या फिर आजादी रक्ता इंडिका का टिंचर है। ओलियम जैक को तो मैंने यूज किया है काफी, आजादी रखता इंडिका का टिंचर यूज नहीं किया, बट हाँ इसको मैंने पढ़ा है कई बार। तो बट हाँ, हो सकता है आलस की वजह से या फिर दिमाग में ना रहने की वजह से ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ओलियम जैक रहता है तो दिमाग में बस दे दिया, हाँ जिसको लगाना है तो कोकोनट ऑयल में उसको टिंचर में थोड़ा दे दिया और फिर उसको कोकोनट ऑयल में मिक्स करने के लिए अपना उसको लगा सकता है। तो उससे ये है कि एटलीस्ट लगाने वाला पार्ट भी उसका कवर हो जाएगा, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ओलियम जैक से ये है कि केसेस 100% तो नहीं, हाँ 40-50% केसेस में चेंजेस मिल जाते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है। अगर हम कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जिनके सिम्टम्स अगर हमें दिमाग में रहने चाहिए, तो जैसे कैलोट्रोपिस है, तो कैलोट्रोपिस एक टीनिया कॉर्पोरिस के लिए ही इंडिकेटेड होता है, जो रिंगवर्म विद स्मॉल ड्राई इरप्शंस विद इचिंग एग्ग्रेवेशन एट नाइट। तो कैलोट्रोपिस के एज सच कोई उतने ज्यादा मार्क सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि ये एक स्किन का रेमेडी है, और इसमें जो फंगस है, जो रेड रेड इरप्शंस होंगे। इसका म्यूट अनम्यूट है, अपना म्यूट कर लो जिससे डिस्टरबेंस नहीं हो। आ, तो कैलोट्रोपिस एक तरीके से हमारा जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और टीनिया कॉर्पोरिस का केस है, तो केस हमको स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट कैलोट्रोपिस थोड़ा हेल्प करता है। तो इसमें इचिंग ज्यादा होगी और सर्कुलर रिंग शेप में अगर है तो हम कैलोट्रोपिस को सोच सकते हैं। तो इसमें और कोई ज्यादा इंडिकेशंस नहीं है। टेल्यूरियम ये मोस्ट कॉमन मेडिसिन है और फंगल की, और ये काफी हेल्पफुल मेडिसिन है अगर इसके सिम्टम्स क्लियरली अगर मैच करते हैं। और अगर क्लियरली नहीं मिलेगा तो फिर टेल्यूरियम उतना अच्छा काम भी नहीं करता। Tellurium multiple ring-shaped lesions joined together, elevated lesions with intersecting rings, sometimes with the vesicles. ठीक है, मल्टीपल रिंग्स कनेक्टेड। तो जैसे इस तरीके से अभी मैंने एक जो पिक्चर दिखाया था, कुछ इसी तरीके का टेल्यूरियम होगा, जैसे मल्टीपल रिंग्स, जैसे एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है। तो इस तरीके से मल्टीपल रिंग्स एक साथ कनेक्टेड हों, और वेसिकल्स छोटे छोटे से दिखाई दे रहा हो, या फिर वहां पर कभी कभी ऑफेंसिव डिस्चार्जेस भी आ जाते हैं, स्वेटिंग भी होती है और ऑफेंसिवनेस भी होती है, तो भी ये टेल्यूरियम के इंडिकेशन है। तो टेल्यूरियम में मल्टीपल रिंग्स अगर कनेक्टेड दिखाई दें, तब एक बार को हम टेल्यूरियम सोच सकते हैं। ठीक है। ग्रेफाइटिस इज द मोस्ट कॉमन मेडिसिन फॉर द स्किन डिसऑर्डर। स्किन का कोई भी एलिमेंट है, तो एक्जिमा है, सोरियासिस है, टीनिया है, या फिर कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसमें ग्रेफाइटिस हमारी फर्स्ट रेमेडी में हमेशा सामने रहती है। और इसके ग्रेफाइटिस के जो मेन इंडिकेशंस हैं, एक तो बिटवीन द स्किन फोल्ड्स में, अगर स्किन फोल्ड्स में कहीं पर दिखाई दे रहा है, और रैशेज इन द स्किन फोल्ड्स विद दिस, एंड रेड सोर एंड पेनफुल विद वाटरी स्टिकी डिस्चार्जेस।
ठीक है, तो ये मेन ग्रेफाइटिस का जो इंडिकेशन है कि अगर पेशेंट ने बोला कि खुजली होती है, वहां से थोड़ा थोड़ा पानी सा भी निकलता है और चिप चिप सा होता है, दैट इज द ग्रेफाइटिस। तो ग्रेफाइटिस के लिए ये दो तीन सिम्टम्स बहुत मार्क्ड हैं स्किन में, कि एक तो एक फोल्ड्स में हो सकता है, या फिर वहां से डिस्चार्जेस होंगे तो वो स्टिकी डिस्चार्जेस के साथ में होगा। टोरुला सेरिवेसी, ये टोरुला सेरिवेसी ये भी कभी कभी हमारे लिए हेल्पफुल है, कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट कुछ भी सिम्टम्स नहीं देता है, और हो सकता है हमने कैलोट्रोपिस दिया या फिर कोई जनरल्स दिया बट नहीं काम कर रहा, तो फिर हमारे लिए कुछ और मेडिसिन देख ढूंढने पड़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन। तो टोरुला सेरिवेसी भी कुछ इस तरीके का मेडिसिन है, बट टोरुला सेरिवेसी हमारे लिए टीनिया वर्सिकुलर के लिए स्पेसिफिक है। कि टीनिया वर्सिकुलर का अगर केस हो, जैसे कि टीनिया वर्सिकुलर अभी हम लोग ने बात किया था, इसका टीनिया वर्सिकुलर, जो जिसमें वेरिएशंस ऑफ द कलर होता है, पिगमेंटेशन होता है, हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन। तो इसमें हम स्पेसिफिक अगर हमें सोचना है तो फिर हम टोरुला सी को सोच सकते हैं, बट अगर हम रिंगवॉर्म वाले में जाएंगे, टीनिया कॉर्पोरस में जाएंगे, तो टीनिया कॉर्पोरस में ये उतना हेल्प नहीं करता है। इसमें मैंने ट्राई करके देखा, बट टीनिया कॉर्पोरस में उतना अच्छा इसका इफेक्ट नहीं है। हाँ, बट टीनिया वर्सिकुलर के लिए हेल्पफुल है। ठीक है। सिलीसिया, सिलीसिया भी एक हमारा मेन मेडिसिन है। सिलीसिया में अगर सबको याद होगा कि सिलीसिया में स्वेटिंग जो ज्यादातर होती है, हैंड्स में, पाम्स में और सोल्स में ज्यादा स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग होने की वजह से ही हमारे वहां पर रैसेस होते हैं। रॉनेस, सोरनेस एंड क्रैक्ड स्किन बिटवीन द टोज, फीलिंग ऑफ स्किन विद इचिंग एंड पेन, एंड एक्सेसिव स्वेटिंग विद द फीटेड ऑर्डर, और बदबू भी आता है। कई बार पेशेंट लेके आता है कि मेरे पंजे गीले रहते हैं, हाथ गीले रहते हैं, और वहां पर फिर ये छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, खुजली बहुत करते हैं, तो ये एथलीट्स फुट होता है, और ये सैलिसिया यहाँ काफी हेल्प करती है। सीपिया, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हमारे लिए, टीनिया कॉर्पोरस के लिए। कभी कभी सीपिया जनरल्स पे भी जाती है, और कभी कभी स्पेसिफिक पे भी हम इसको यूज करते हैं, दोनों कंडीशंस में यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो स्किन है, सर्कुलर आइसोलेटेड रिंग शेप लेजन्स ऑन द स्किन, इचिंग, बर्निंग एंड इंक्रीज स्वेटिंग इन द स्प्रिंग सीजन। खासतौर से इसका जो स्प्रिंग सीजन है इसमें ज्यादा एग्रेवेट करता है, और इसके जो रिंग शेप लेजन्स हैं आर्म्स में या लेग्स में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, और बहुत ज्यादा जब हो रहे हैं, और अगर स्प्रिंग सीजन से उसको एग्रावेशन मिल रहा है या फिर स्वेटिंग से एग्रावेट कर रहा है, तो एक बार हो सकता है कि सीपिया का जनरल्स नहीं है, बट हाँ स्किन का कंप्लेन है, तब भी हम सीपिया को कॉर्पोरस में यूज कर सकते हैं। कैसिया सोफेरा, ये भी काफी हेल्पफुल मेडिसिन है। ये कैलोट्रोपिस और कैसिया सोफेरा, ये मैंने रेंडमली पेशेंट्स में देके देखा, मतलब 50 से 60 पेशेंट्स में ऐसे ही दिए विदाउट एनी, मतलब सिम्टम्स पूछने पर। तो ओवरऑल ये देखा कि कैलोट्रोपिस और कैसियस ओपेरा लगभग लगभग बराबर ही हेल्प करते हैं। ना तो कैलोट्रोपिस उतना ज्यादा है, ना कैसियस ओपेरा है, बट हाँ 50-50% है कि अगर ठीक करेगा तो पेशेंट को काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिलेगा। तो कैसियस ओपेरा भी ये टीनिया क्लोरिस। हाँ, कैसियस ओपेरा के साथ एक प्लस सिम्टम जो हमारा है कि यहाँ पर रिंगवर्म के साथ में एस्थमेटिक या चेस्ट कंप्लेन कोई भी अगर पेशेंट बता रहा है, तो फिर हम कैलोट्रोपिस की बजाय कैसियस ओपेरा को प्रेफर करते हैं। तो अगर कोई भी स्किन कंप्लेन रिंगवर्म वाली है और पेशेंट की हिस्ट्री अस्थमा की है या फिर ब्रोंकाइटिस की है, तो कैसियस ओपेरा जाएंगे, और इसके जो इरप्शंस यूजली थाइज के आसपास ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये इरिटेबल, डिप्रेस्ड, लैक ऑफ मेमोरी, ये तो सिम्टम अलग हो गया, बट बेसिकली इसका जो इंडिकेशन है कि पेशेंट ने बोला कि उसको ये अस्थमा की भी दिक्कत है, और खास और साथ में ये स्किन में ये रिंगवर्म भी हो रहा है, तो फिर हम कैसियस ओपेरा फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। जुगलेंस आर, जुगलेंस आर में ये हमारा एक्जिला का इसका स्पेसिफिक लोकेशन है, कि अगर एक्जिला वाले एरिया में अगर रिंगवर्म हो रहा है तो फिर हम जुगलेंस आर को सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये मेडिसिन हैं। हम्म। ठीक है, तो ये मेडिसिन हैं मेनली, जो हमारी एक्यूट में कभी कभी या फिर कोई क्रोनिक केस है और बीच में एकदम बहुत ज्यादा पेशेंट परेशान है, तो फिर हम उनको यहाँ से देखते हैं, दे देते हैं। तो थोड़ा सेपरेट किया मैंने। टीनिया कैपिटिस है, जैसे टीनिया कैपिटिस को टीनिया टॉन्सोरेंस भी कहते हैं। तो टीनिया कैपिटिस मीन्स कि स्कैल्प को हमारा अफेक्ट करता है। तो स्कैल्प के लिए हमारी जो स्पेसिफिक रेमेडीज हैं, जैसे ग्रेफाइटिस है, मिजेरियम है, ओलियंडर है, नेट्रम म्यूर है, वायला ट्री है, विंका माइनर है, थूजा, काली म्यूर और काली सल। याद रखना, स्किन के केसेस में नेट्रम म्यूर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
नेट्राम्यूर उतना ज्यादा मतलब मेडिसिन यूज होती है इस तरीके के स्किन के केसेस में, एक्जिमा का है या फिर ये टीनिया के केसेस हैं, अगर पेशेंट जरा सा भी नेट्राम्यूर मिल रहा है तो हमको नेट्राम्यूर पे जाना चाहिए और हाई में यूजली 1 ml देके फिर उसको वेट करना चाहिए। ओलिएंडर मेजेरियम ग्रेफाइटिस, ये सब तो काफी बार डिस्कस हो चुका है। इसके जो रूब्रिक हैं अगर हम टीनिया कैपिटिस के देखेंगे तो हेड में इरप्शंस, क्रस्ट, स्कैब्स, हेड इरप्शंस, क्रस्ट, स्कैब्स, अल्सरेटेड, head eruptions, ringworm, head eruptions, scales, head eruptions, scales white, head eruptions, scurfy, head hair falling, spots in, head hair gray becomes, head hair gray becomes spots in। तो head hair gray becomes में जैसे विंका है, ठीक है ना, और हेयर फॉल्स वगैरह होते हैं, रिंगवर्म होते हैं, तो जैसे डलका मारा, डलका मारा भी यहाँ पे नहीं लिखा है बट डलका मारा भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो अगर एलोपेसिया एरियाटा है तो उसका रूब्रिक ये हो जाएगा हेड हेयर फॉल्स, फॉलिंग स्पॉट्स इन, ठीक है, एलोपेसिया एरियाटा, स्किल्स वाइटिस, रिंगवॉर्म फंगस, ये सारे रूब्रिक्स हैं जो टीनिया कैपिटिस के हैं। तो ग्रेफाइटिस थूजा, मेजेरियम ओलिएंडर नेट्राम्यूर, थूजा भी मोस्टली जितने भी स्किन कंप्लेन है मतलब उसमें भी एज ए इंटरकरेंट रेमेडी जाती है थूजा। 70 to 80% में थूजा कहीं ना कहीं बीच में एक बार देना पड़ता है। अगर पेशेंट थोड़ा बहुत भी अगर सिम्टम्स देता है कि जैसे कि पेशेंट देखने में माइल्ड लग रहा है, डिजायर सॉल्ट है, डिजायर टी है, डिजायर और एवर्जन फॉर ऑनियन है, या फिर ड्रीम्स अगर मिल गए, अगर ड्रीम्स नहीं भी मिलते हैं तब भी हम थूजा को उसको देते हैं एज इंटरकरेंट रेमेडी, तो उससे केस काफी हद तक फिर इंप्रूवमेंट होने लगता है। ठीक है। टीनिया कॉर्पोरस, इन जनरल जो टीनिया कॉर्पोरस की जो हम बात कर रहे थे, तो अगर हमें केवल रिंगवॉर्म के लिए अगर हमें स्पेशली मेडिसिन देखना है कि कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती है, तो उसके लिए ये रूब्रिक देख सकते हो, स्किन इरप्शंस, herpetic सिसिनेट, ठीक है ना। एक तो रूब्रिक डायरेक्टली भी मिल सकता है स्किन इरप्शंस रिंगवॉर्म, बट रिंगवॉर्म में भी उतना मेडिसिन नहीं मिलेगा, तो ये वाला भी एक रूब्रिक है, स्किन इरप्शंस herpetic सिसिनेट। तो ये herpetic सिसिनेट वाला रूब्रिक जो है ये हमारे टीनिया कॉर्पोरस का ही है, रिंगवॉर्म के लिए है। तो स्किन इरप्शंस herpetic पैचेस है, स्किन इरप्शंस herpetic रेड है, herpetic स्केली है, दीज आर द फॉर द टीनिया कॉर्पोरस। इसमें मर्क आएगा, सीपिया आएगा, टिल्यूरियम आएगा, क्लेमेटिस, जलकामारा, लाइको, ग्रिफाइटिस, नेट्राम्यूर, तो ये सारी मेडिसिन वहीं घूम फिर के आएंगी। ट्यूबरक्लाइनम, बिस्लाइनम, सबके इंडिकेशंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है। मर्क में जैसे जनरली सलाइवेशन, ऑफेंसिवनेस ऑफ डिस्चार्जेस को क्लियर करेंगे। टेल्यूरियम का तो अभी हमने बात करी थी कि इसके इंटरकनेक्टेड सर्कुलर रिंग्स होंगे। सीपिया के भी जो है यूजली अगर होगा तो स्प्रिंग सीजन में एग्रेवेट करेगा। लाइको अगर हमारा जाएगा तो फिर जनरल्स के हिसाब से जाएगा कि मेंटली थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, डिजायर स्वीट्स है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन, डिजायर फॉर टी वार्म ड्रिंक्स का। ग्रेफाइटिस अगर होगा तो ग्रेफाइटिस में थोड़ा सा मेंटली डल होगा, कंफ्यूज होगा, इंडिसिसिव होगा, जल्दी कोई भी चीज को डिसीजन नहीं ले सकता, और फिर कॉन्स्टिपेटेड होगा, चिली होगा, डिजायर फॉर चिकन होगा अगर नॉन वेज है, एवर्जन स्वीट्स होगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर उसके ग्रेफाइटिस के उसके मेनली स्किन के जो इरप्शंस हैं विद स्टिकी डिस्चार्जेस, तो ये हमारे मेजेरियम भी, मैंने इसको भी मेजेरियम को भी काफी ट्राई किया था जो फंगल वाले पेशेंट्स थे, कि जैसे कैसियस ओफेरा और कैलोट्रोपिस को ट्राई किया, उसी तरीके से मेजेरियम को भी मैंने रेंडमली देने की कोशिश करी फंगल के केसेस में। तो मेजेरियम भी काफी अच्छा मेडिसिन है ये भी फंगल का इसमें। बट क्या था मेनली कि पेशेंट्स, ऐसा नहीं है कि मेजेरियम पूरी तरीके से केस को ठीक करता है, बट हाँ जो इचीनेस है, इचिंग है, वो पेशेंट्स के लिए रिलीफ करता है। ठीक है। सल्फर ट्यूबरक्लाइनम, बिस्लाइनम, टीनिया क्रूरिस, टीनिया इंग्विनेलिस, ये मोस्ट कॉमन जो कंप्लेन है, तो इसके लिए जो अगर हम रूब्रिक देखेंगे तो मेल में जाएंगे, इरप्शंस स्क्रोटम, मेल इरप्शंस स्क्रोटम मॉइस्ट, ठीक है, क्योंकि मॉइस्ट एरिया वहां पर नमी हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, उसकी वजह से फिर इरप्शंस हो रहे हैं, तो मेल इरप्शंस स्क्रोटम मॉइस्ट, मेल इरप्शंस थाइज बिटवीन, इरप्शंस कॉपरी, डिस्क्रिमिनेटिंग पैचेस, रेड और स्केलिंग, ये सारे हम जो रूब्रिक्स यूज करेंगे वो टीनिया क्रूर इसके लिए यूज करेंगे। ठीक है। और इसमें जो हमारी मेडिसिन आएंगी, ग्रिफाइटिस तो आ ही जाएगी, नेट्राम्यूर भी आ जाएगी, आरसाइड, आरसाइड में क्या होता है कि पेशेंट रेस्टलेस है, पेशेंट रेस्टलेस होगा, बट वहां पर जो है बर्निंग काफी ज्यादा होगी और रेडनेस काफी ज्यादा होगी। आरसाइड का क्या होता है कि बर्निंग ज्यादा हो, अगर रेडनेस ज्यादा हो तो फिर आरसाइड अच्छी मेडिसिन है, इसको भी ध्यान में रखना।
सारसापिल्ला तो स्किन जैसे क्रैक वगैरह स्किन के हो रहे हैं, खासतौर से पाम मसूल्स में, तो उसके लिए है। थूजा, मिजेरियम, प्रोटोन्टिक, कैलेडियम, ये सब जेनाइटिलिया से एसोसिएटेड इरप्शंस है। ठीक है। कैलकेरिया सल्फ को भी दिमाग में रखना। कई बार कुछ केसेस ऐसे हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी कैलकेरिया सल्फ, पेशेंट ने बोला कि हाँ मीठा पसंद है और फैट डिजायर है, और अगर एग पसंद है, तो बस कैलकेरिया सल्फ उसको 10 ml या 50 ml में दे दो। फिर उसके बाद बस वेट करो, वेट करो महीने 2 महीने तक का आराम से, वो धीरे धीरे करके वो पूरा जहां तक होता है कि इसको लगभग लगभग ठीक कर देता है। और अगर नहीं मिलेगा तो फिर नहीं करेगा। बट अगर 2-3 सिम्टम्स बहुत स्ट्रांगली मिल गए कि हाँ डिजायर फॉर स्वीट्स है, डिजायर फैट है, या स्वेटिंग ऑन द हेड स्कैल्प है, ठीक है, मतलब 2-3 पिक्यूलियर कैलकेरिया सल्फ के जहाँ मिल जाए, तो फिर कैलकेरिया सल्फ को 10 ml या 50 ml में दे दो। फिर वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है वहाँ पे उसका। टीनिया पेडिस, टीनिया मैन्युअम, टीनिया मिंगुयम, ये सब हमारे पाम्स के लिए, सोल्स के लिए और नेल्स के लिए है। तो टीनिया पेडिस अगर एथलीट्स फूड्स में बात करें तो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है, जैसे ग्रेफाइटिस सिलिसिया एंड रसबीरी मेडोसासा क्यूप्रोमास। ठीक है, तो एथलीट्स फूड्स में ग्रेफाइटिस है, वो स्टिकी डिस्चार्जेस के साथ, सिलिसिया में स्वेटिंग काफी ज्यादा हो, रसबीरी में क्या है कि रेडनेस हो और फिर बर्निंग हो और फिर इचीनेस काफी ज्यादा हो। मेडो इन जनरल स्वेटिंग काफी ज्यादा होता है पाम सोल्स में, बट इसके जनरल्स भी चाहिए कि लाइंग ऑन एब्डोमेन वाला डिजायर्स, आइसक्रीम, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, पोस्टपोनिंग, आलसी, लेजीनेस, कुछ इस तरीके से। क्यूप्रम आर्स, क्यूप्रम सल्फ, ये दोनों भी एक अच्छी मेडिसिन हैं। अगर हम बात करते हैं, जब हम फिर से अगर हम रिकॉल करते हैं कि कैलोट्रोपिस, कैसियसोफेरा और क्यूप्रम सल्फ को, तो ये तीनों कहीं ना कहीं हमारी फर्स्ट रेमेडीज में आती है कि जब पेशेंट कोई भी सिम्टम नहीं दे रहा है, तो हमको केस को स्टार्ट करना है कि कैसे हम स्टार्ट करें, किस मेडिसिन से स्टार्ट करें। तो कैलोट्रोपिस है या क्यूप्रम सल्फ है या फिर कैसियसोपेरा है, इन तीनों से हम केस को कहीं ना कहीं स्टार्ट कर सकते हैं। क्यूप्रम सल्फ में क्या होता है कि यूजली जो स्किन होती है वो थोड़ा सा कॉपरी कलर की होगी, और डिजायर स्वीट्स होंगे, डिजायर फैट होंगे, स्वेटिंग होगी, इचीनेस होगी। तो वहां पे हम सल्फर ना देके हम क्यूप्रम सल्फ देंगे। अगर वो हमारा डायग्नोसिस क्लियर है कि दिस इज द टीनिया कॉर्पोरस, तो फिर हम क्यूप्रम सल्फ को पहले देंगे। ठीक है। और क्यूप्रम आर्स में पेशेंट थोड़ा सा एंग्जियस और रेस्टलेसनेस अगर दिखाई दे रहा है बर्निंग पेन के साथ में, तो हम क्यूप्रम आर्स पे जा सकते हैं। टीनिया मेनुअम जो हमारे ये पाम से रिलेटेड है, तो पाम में ग्रेफाइटिस है, रेनोप्लस बल्बोसस है, एनागेलिस है। तो एनागेलिस, रेनोप्लस बल्बोसस, ये दोनों पाम के लिए स्पेसिफिक रेमेडीज हैं जहाँ पर इरप्शंस होते हैं, और ग्रेफाइटिस तो मेन रेमेडीज में आता है। इवन कई बार क्या होता है कि ग्रेफाइटिस जब हम देते हैं, तो ग्रेफाइटिस देने के बाद केस ही लगभग लगभग पूरा खत्म हो जाता है, कि हमने हो सकता है कि एनागेलिस दिया, रेनोप्लस बल्बोसस दिया, बट पूरा केस ठीक नहीं हुआ। बट हाँ, ग्रेफाइटिस देने के बाद वो पूरा पूरा खत्म हो गया। लेकिन जितने जब भी ज्यादातर जो मैंने केसेस देखे हैं ठीक होते हुए, तो उसमें जो कहीं ना कहीं जितने भी ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज हैं, उनकी हाई पोटेंसी जब तक हम नहीं देते हैं 1 m 10 m, तब तक ये पूरी तरीके से केस ठीक नहीं होते हैं। टीनिया बारबी के लिए अगर स्पेसिफिक मेडिसिन सोचना है तो थूजा मेन रेमेडी में आता है। टीनिया अंगुइम, इसके जो रूब्रिक्स अगर हम देखेंगे तो नेल कंप्लेंट्स ऑफ फॉलिंग आउट ऑफ नेल्स, डिस्कलरेशन ऑफ टो नेल्स, नेल कंप्लेंट्स ऑफ थिक नेल्स, थिक नेल फिंगर नेल्स, थिक नेल्स टो नेल्स, ब्रिटल नेल्स, डिस्टॉर्टेड नेल्स। तो ये फंगल्स के मेन फीचर्स हैं कि नेल हमारा थिक होने लगेगा, या फिर डिस्कलरेशन होगा, या फिर ये इसका ब्रिटल होगा, टूटेगा, फॉल करेगा। तो ये सारे रूब्रिक्स हमको यहाँ मिलेंगे। और इसमें अगर हमारी कुछ फर्स्ट रेमेडीज जो आएंगी, तो ग्रेफाइटिस, सिलीसिया, एंटिमक्रूट। ये ग्रेफाइटिस, सिलीसिया, एंटिमक्रूट, दीज आर द फर्स्ट 3 रेमेडीज फॉर द नेल्स स्पेशली। अगर हम नेल्स की बात करें कि यहाँ बहुत थिक हो रहे हैं या फिर नेल्स टूट रहे हैं, तो फिर हमें ग्रेफाइटिस, सिलीसिया, एंटिमक्रूट को पहले क्लियर करना है। फिर बाद में ये सीकेल है, थूजा है, फ्लोरिक एसिड है, एनेंथेरम म्यूर भी एक मेन रेमेडी है फंगस नेल इन्फेक्शन का। अस्टिलागो भी एक फंगस का मेन मेडिसिन है, तो अस्टिलागो को भी ध्यान रखना। इवन अस्टिलागो टिंचर में भी काफी हेल्पफुल होता है टीनिया कॉर्पोरस के लिए, तो इसके लिए भी इसको भी ट्राई करके देखना। कुछ केसेस कभी कभी अस्टिलागो से भी ठीक होते हैं। फिर एक्सरे, तो अगर जब भी स्किन केसेस ठीक नहीं हो रहे हैं, तो एक्सरे हम लास्ट उसको भी ट्राई करते हैं। टीनिया वर्सिकुलर, जो अभी हमने वेरियस इन कलर्स की बात करी थी, हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की बात की थी, जो छोटे छोटे से मैक्यूल्स, पैचेस पैचेस की बात की थी, तो टीनिया वर्सिकुलर है। तो इसके लिए जो रूब्रिक अगर देखना है,
तो स्किन डिस्कलरेशन, रेड स्पॉट्स, ब्राउनिश रेड, रेड स्पॉट्स, कॉपरी, डिस्क्रिमिनेटिंग, स्केली, ब्राउन लाइक स्किन, हल्की हल्की इसकी जो स्केली दिखाई देती है, तो वो जो है उसमें पिटियसिस वर्सिकुलर जो होता है उसमें दिखाई देता है। ठीक है। और इसके लिए भी मेडिसिन, कोई स्पेसिफिक छोटा मेडिसिन नहीं है, ये इन ऑल जनरल्स पर ही जाता है, बट जनरल्स में भी ज्यादातर जो मेडिसिन जाते हैं तो यही है कि नाइट्रिक एसिड, सीपिया, थूजा, काली ग्रुप है, सिलिकेटा ग्रुप है, काली सिलिकाटा है, नेट्रम ग्रुप है, हाइड्रोकोटाइल है, ये कहीं ना कहीं को फिर के मेडिसिन। इवन काली और सिलिसिया, ये दोनों मेडिसिन हैं जो इसके लिए वर्सिकुलर के लिए काफी हेल्पफुल है। तो इसलिए इसको ध्यान देना कि पेशेंट कोई डिसिप्लिन या पंक्चुअलिटी कुछ इस तरीके से एंजाइटी के साथ में है, अगर है तो फिर काली तो नहीं है। ठीक है। या स्वेटिंग के साथ कुछ ज्यादा है तो फिर सिलीसिया तो नहीं है, या वीकनेस या डिजायर टू लाई डाउन के साथ नहीं है तो सेलिसिया तो नहीं है। बट काली सिलिकाटा को दिमाग में रख के रखना कि ये वर्सिकुलर के लिए एक हो सकता है। बाकी टीनिया वर्सिकुलर के लिए अभी हम लोग ने एक स्पेसिफिक मेडिसिन की जो बात की थी वो टोटला सी थी, तो अगर कुछ नहीं समझ में आया वहां से देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो दिमाग में, किसी को कहीं कोई चीज जो क्लियर नहीं हुई हो तो पूछ सकते हो। हम्म। कोई कंफ्यूजन? तो आगे चलें। आवाज आ रही है ना? मुझे तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही। यस। डॉक्टर साहब, एग्रो टिंचर जो है वो हाँ। टीनिया अंगोइन के लिए है या फिर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं? टीनिया अंगुई में टिंचर्स का उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। इन जनरल टीनिया कॉर्पोरस की बात है या टीनिया क्लोरिस के लिए है मेनली। कॉर्पोरस और क्लोरिस में ज्यादातर टिंचर्स का यूज होते हैं, तो चाहिए होता है कुछ ना कुछ तो कोकोनट में हम मिक्स करने के लिए। आ, स्टिल एग्रो टिंचर और ये दे हम्म। सकते हैं हम उनको लगाने के लिए? ओलियम जैक है या आजादी रखता है इंडिका टिंचर का। ओके, थैंक। और ठीक है। तो ये तो हमारा इन ऑल डिस्क्रिप्शन था। अब अभी एक केस, ये अभी रिसेंटली ये केस, मतलब इसके फोटोज थे मेरे पास, क्योंकि फोटोज रख पाना भी बड़ा मुश्किल का काम है। एक तो ले नहीं पाते हैं, और लेते हैं तो फिर मोबाइल की मेमोरी फुल होने लगती है तो डिलीट करना पड़ता है। बट हाँ, ये केस भी अभी तक का जो रिंग बॉम्ब के जो केसेस थे उनमें सबसे ज्यादा सीवियर वाला ही मेरे अभी तक का जो मैंने देखा। तो मुझे, जब मैंने सबसे पहले शुरुआत में इसको देखा था, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इसको शायद ही ठीक कर पाऊंगा। और इवन मैंने कोशिश भी की थी कि नहीं भाई, मुश्किल है, ठीक नहीं हो सकता है। बट वो पीछे ही पड़ गए कि नहीं ये ठीक कर, मतलब आप दवा दीजिए और देखें, क्योंकि ये ऑलरेडी 6-7 साल से ये एक बच्चा था, मतलब 18-19-20 साल का बच्चा था। और ये 7-8 साल से, शायद 6-7 साल से जो है, मतलब जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ कर चुके थे। और धीरे धीरे करके इसके स्किन जो है पूरी खराब होती चली जा रही थी, और इतना सीवियर हो गया था, और इचिंग और बैठना उसके लिए इतना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये जो हिप वाला एरिया है, इसके हिप वाले एरिया पे पूरा फैल चुका था। तो वो बैठ नहीं सकता था, मतलब बैठना उसके लिए सबसे बड़ा, मतलब एक सजा थी। और रात को सो नहीं सकता था, क्योंकि उसको इचीनेस इतना ज्यादा होता था कि वो परेशान हो गया था। तो एनी हाउ वो सब कुछ कर चुके थे। बट तो लास्ट में बिल्कुल एकदम आ गए कि अब अगर आप करते हैं तो बहुत ही है, ठीक है, मतलब आप कोशिश करिए। तो फिर मैंने लिया, और मतलब अब यकीन नहीं मानोगे कि मैंने ऐसे किया कि पता नहीं ये ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक तो होता है कि हाँ भाई ठीक हो सकता है तो हम कोशिश करते हैं, बट हाँ मैंने कहा कि ये ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेट्स सी, देते चले जा रहे हैं। तो ये इसके ये मतलब ये पुराने वाले फोटोज तो नहीं है, बट हाँ उसके बाद के कुछ ही के फोटो। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये स्किन काफी ज्यादा थिक थी, और ये काफी मतलब मोटी सी ऐसी लेयर बन गई थी, और एकदम ब्लैक ब्लैक सा पूरा उभरा हुआ सा था। और ये दोनों हिप उसके पूरे कवर थे, और आगे का जो अम्ब्लाइकल्स के नीचे वाला एरिया, तो जो हमारा जो ये प्यूबिक वाला जो एरिया होता है, वहां पर भी सेम इतना ही थिक स्किन था, और काफी ज्यादा सीवियर उसको इचिंग होती थी। तो ये इसका ये था पूरा सर्कुलर फॉर्म में। फिर कुछ मेडिसिन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया,
तो फिर धीरे धीरे जो फोटोज थोड़े कुछ मुझे मिले तो कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। ये ये वाले फोटोज, ये तीनों फोटोज सेम है, ये अलग है और ये वाला अलग है। तो ये पहले शुरुआती वाले फेज के थे, फिर उसके बाद बीच में ये थोड़ा सा ऐसा आया कि उसकी स्किन जो है वो थिकनेस जो थी स्किन की वो थोड़ी सी कम होने लगी। और जो स्किन का जो नॉर्मल कलर है वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो स्किन की जो थिकनेस है वो कम होने लगी। और फिर कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा। सबसे पहली चीज है कि जो आगे वाला था प्यूबिक वाला एरिया वो, अच्छा, इस केस को ठीक करते करते लगभग लगभग 1.5 साल हो गया है। अब जाके ये ठीक होने पे आया है। मतलब अब कह सकते हैं कि हाँ, ये 90% ठीक हो गया है। और जो प्यूबिक वाले एरिया में था वो लगभग 7-8 महीने में सबसे पहले वो खत्म हुआ, वो पूरा एकदम क्लीन हो गया था। तो ये कुछ इस तरीके से था। और इसका जो अभी मैंने रिसेंटली जो पिक्स मंगाए थे, तो इसमें बहुत थोड़े पास से फोटोज लिए, बट हाँ, ये कुछ स्किन के अब कलर पूरा लगभग लगभग दिखाई देने लगा है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो इसने मुझे 7-8 महीने खुजली को लेके बहुत परेशान किया कि खुजली हो रही, क्या करें कैसे करें, तो मैंने कहा कि भाई देख लो, अगर लग रहा है तो फिर कुछ ना कर लो। लेकिन वो मतलब रोके रहे तो रोके रहे। मैंने कहा कुछ नहीं, बस कोकोनट ऑयल लगाओ और कुछ मत करो। फिर दवा मैंने जो है इसको दिया था, तो सबसे पहले बिस्लैनम से स्टार्ट किया था, बिस्लैनम 1 ml में दिया। बिस्लैनम 1 ml देने के लिए, देने के बाद में फिर वही महीने 1.5 महीने का मैं सेक्लेक ही देता था, और वो कितनी बार भी मुझे इचिंग इचिंग इचिंग, मैंने कहा हाँ बस ठीक है। मैंने सेक्लेक के अलग अलग बॉटल रख दिए थे, मैंने कहा कि अब ये वाला ले लेना, उसके बाद ये ले लेना, तो वो चलता रहा। फिर बीच में नेट्रम नाइट्रिकम दिया उसके केस के अकॉर्डिंग। नेट्रम वाला लग रहा था, गुस्सा बहुत ज्यादा था उसको, लेकिन देखने में सिम्टम में डिजायर सॉल्ट, अवर्जन फैट, अवर्जन कंपनी, थोड़ा सा रिजर्व टाइप का था, बट गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, तो नेट्रम नाइट्रिकम दिया। वो भी वाटर डोज में 30 में ही दिया, तो उससे फिर काफी हद तक चेंजेस आए उसके स्किन में। और ये लगभग 2-2.5 महीने तक फिर सेक्लेक पर ही रखा मैंने इसको। फिर भी बहुत, मैंने भी पेशेंस रखा। फिर बीच में एक बार फेज आया तो इचिंग उसको फिर बढ़ने लगा, तो मैंने जुगलन सी दे दिया। दिमाग में ऐसे ही आया कि जुगलन सी देते थे। जुगलन सी भी एक स्किन का मेन रेमेडी है ओवरऑल, जितनी भी स्किन कंप्लेन है, एक्जिमा से लेके ये स्केबिस से लेके और ये टीनिया की, सारा सब कुछ लगभग लगभग टीन जुगलन सी में कवर होता है। खासतौर से ये एक्जिमा का तो एक्सट्रीमिटीज में, बट इन ऑल जनरल स्किन में भी जुगलन सी को हम ट्राई कर सकते हैं। जुगलन सी दिया, उससे इचिंग थोड़ा कम हुआ। बट फिर उसको परेशान किया बीच में, तो फिर मेजेरियम दिया मैंने। मेजेरियम देने के बाद कुछ समय तक फिर ठीक रहा। फिर बीच में फिर एक बार केस लिया, तो केस तो मुझे नेट्रम वाला लग रहा था, बट फिर भी मैंने रिंग वॉर्म दे दिया। रिंग वॉर्म 1 ml में दिया। रिंग वॉर्म 1 ml में देने के बाद फिर 2-3 महीने तक फिर ये किसी तरीके से खिंच गया। और धीरे धीरे करके मैं ये बस देख रहा था कि जो स्किन का टेक्सचर है वो नॉर्मल वाले फेज में आ रहा था, तो इसलिए मैं भी वेट करता जा रहा था। और फिर जो लास्ट में नेट्रम्यूर, फिर केस देखा तो नेट्रम्यूर वाला ही मुझे लग रहा था। नेट्रम्यूर दिया। नेट्रम्यूर 1 ml में देने के बाद लगभग लगभग 5 महीने हो गए हैं, तब से वो सैक्लेक पर ही चल रहा है। और अब मतलब वो भी सुकून से और मैं भी सुकून से हूँ कि वो रात में आराम से सोता है और आराम से बैठता है, सब कुछ है, ना कोई इचिंग है ना कुछ है। अब वो लोगों को भी लगता है कि हम ये ठीक हो गया। तो ये केस था टीनिया ग्रोरिस का। एक ये केस है, ये एक्जिमा का केस था। अभी अब तुम लोगों को पढ़ा भी रहे थे, तो मैं सोचा कि बीच बीच में केसेस, तो मैं भी कोशिश करता हूँ फोटोज के कलेक्शन करने का। तो ये अभी नया नया केस ही था ये। केस आया था मेरे पास, तो बोला कि 2018 से इसको ये दिक्कत है। और ये भी एलोपैथी काफी ले चुका था, बट होम्योपैथी शायद ही नहीं लिया था इसने, बट एलोपैथी काफी खा चुका था। तो जब केस लिया मैंने जनरल्स, मैंने सोचा जनरल्स पर ही देते हैं। तो जनरल्स पर देखा तो थूजा का थोड़े इंडिकेशंस दिख रहे थे कि पेशेंट्स माइल्ड था देखने में और खाने पीने में, उसको वही डिजायर सॉल्ट, डिजायर टी और चिली था। ड्रीम्स थोड़े बहुत बोला कि कभी कभी गिरने के सपने, तो मैंने थूजा दे दिया उसको। पर थूजा बने में दिया, 1 महीने के बाद में देखा कि कुछ खास चेंजेस नहीं मिले स्किन का। अगर कोई भी कंप्लेन है, 1 महीने में कुछ तो दिखना चाहिए, मतलब 20% तो एटलीस्ट हमको चेंजेस दिखने चाहिए। अगर 20% दिख रहा है तो दैट इज द मोर देन सफिशिएंट, हम आगे की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो फिर मैं तो फिर कोशिश करता हूँ मेडिसिन चेंज कर देता हूँ या पोटेंसी चेंज करता हूँ। तो ये आया तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
तो फिर मैंने नेक्स्ट मेडिसिन स्कोकुम-चुक दे दिया। अब स्कोकुम-चुक क्यों दे दिया, कौन बताएगा मुझको? सर ड्राई एक्जिमा और जब कुछ समझ में ना आए। नहीं नहीं, ड्राई एक्जिमा जब कुछ समझ में नहीं आया, स्कोकुम-चुक का जो है ये फुट वाला स्पेसिफिक लोकेशन है। फुट पर ही ये स्पेसिफिक लोकेशन है कि जब यहाँ फुट वाले एरिया पे हो तो सबसे पहले स्कोकुम-चुक सोच सकते हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक है इसका। तो ऐसे नहीं कर सकते कि हम कुछ नहीं समझ में आया तब इसको तुम चुक सोचना है। बट हाँ, अगर फुट में स्पेशली है और कहीं नहीं है तो फिर हम इसको कम चुक को दे सकते हैं। तो इसी ग्राउंड पे फिर मैंने इसको कम चुक 30 में दे दिया, और 30 में देने के बाद फिर इसको महीने भर के लिए सेक्लेक दे दिया। तो एक हफ्ते उसने 30 लिया। देन फिर उसके बाद जब आया तो ये फिर उसका स्किन था। तो अब यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि उसका ये स्किन पूरा, ये नीचे वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया तो पूरा उसका साफ हो चुका है। मतलब वो काफी खुश था। यूजली जब पेशेंट ठीक होता है तो वो खुश काफी दिखाई देता है, खासतौर से स्किन का। तो लगभग लगभग उसका 70 to 80% ये ठीक हुआ। तो ये स्कोकम चुक का केस था, जो केवल उसी इंडिकेशन पे गया था कि फुट के एक्जिमा में अगर देना है तो ये केस था। तो फिलहाल दो ही केस थे। तो इस तरीके से यूजली जो स्किन के केसेस होते हैं इसी तरीके से ठीक होते हैं कि मैंने पहले जनरल्स पे देने की कोशिश करी, बट जनरल्स पे देने के बाद कोई खास उतने चेंजेस नहीं दिखाई दिए। तो फिर मैंने स्पेसिफिक पे ही सोचा, स्पेसिफिक पे दिया। हो सकता है कि कभी कभी स्पेसिफिक पे देने के बाद फिर नहीं हमको चेंजेस मिलते तो फिर हम थर्ड मेडिसिन, फिर हो सकता है कोई नोजोड्स पे जाते हैं या फिर कोई और अदर स्पेसिफिक मेडिसिन होती तो उस पर जाते हैं। तो इसी तरीके से एक सीरीज ऑफ मेडिसिन चलता है, तो फिर तब जाके वो कहीं ठीक हो पाता है। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड किसी के पास कोई क्वेरी हो, क्योंकि टीनिया तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास क्वेरी नहीं होगी या कोई परेशान नहीं हुआ होगा। क्यों सूरज? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कितना परेशान होते हो? परेशान तो हो ही जाते हैं इससे। हाँ। सर कुछ केस बहुत जल्दी निकल जाते हैं, जैसे आपने कैलकेरिया सल्फ से बताया। हम्म तो एक केस था, वो 2-3 सालों से उसे दिक्कत हो रही थी हम्म। और ग्रोइन एरिया पे था, पर कॉन्स्टिट्यूशनल उसका मिला, 10 दिया मैंने, और हम्म वो 1 महीने बाद आता है, कहता है पूरा ठीक हो गया। हम्म। और जो वही। ये टीनिया कैपाइटिस है, ये तो ओलियंडर से मेरे कई सारे केस, ओलियंडर और हाँ। मिजेरियम से सब ठीक हो जाते हैं। हम्म। बट एक केस तो मैंने बताया ही था आपको कल ही, वो बहुत परेशान कर दिया, 6 मंथ हो गया और लगभग हाँ 70-80 हाँ परसेंट नॉर्मल है, बट वो उसके बाद भी ना 10%, 20% बचा ही रह जाता है, और ईचिंग हाँ। हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा। यही होता है स्किन वाला, क्योंकि भाई हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है तो इसलिए परेशान करता ही है। तो बट सर हाँ। इंटरसेप्टिंग रिंग्स जो होते हैं ना, तो इसमें टेल्यूरियम मैंने दिया 3-4 बार। हाँ हाँ। तो एक बार तो काम नहीं किया, बाकी तो ठीक हो जाते हैं इससे। हम्म। टेलुरिन अच्छा मेडिसिन है, मतलब स्किन के लिए और खास तौर से जो लंबर बैक पेन के लिए है। इवन ये ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए टेलुरियम एक अच्छा मेडिसिन है। और ओके। उसका बस एक बार अगर पेशेंट ने बोल दिया, और पेशेंट बड़े एक फ्लो में बोलता है, बस एक बार ध्यान देने वाला, पेशेंट बोला है कि अरे डॉक्टर साहब जो है, जैसे ही हम चलते हैं और जरा सा भी हम खांसते हैं दर्द होता है। बस जहां उसने खांसना दर्द बोल दिया, और एक ही बार बोल के फिर वो शांत हो जाके कुछ और कहानी बोलने लगता है। तुमको वो ऑब्जर्व करना है कि क्योंकि टेल्यूरियम का वही है कि एग्रावेशन, जार और स्नीजिंग और कफिंग। तो जहां उसने यस। कैन बोल दी तो बस वहां समझ लो कि ये टेल्यूरियम वाला ही है, और ये एक पिक्यूलियर इंडिकेशन है इसका। सर इसी सिम्टम पे सियाटिका पे दिया था मैंने। हाँ, sciatica पे भी अच्छा वो काम करता है। हाँ, वो ठीक हो गया था। हाँ तो उसका ये कहना था कि जैसे हम चलते हैं तो उतना पेन नहीं होगा, बट अगर खांसी आ गई, छींक भी आ गई, हाँ तो पेन हाँ बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो जाता है हमें। हाँ। और तो एक इससे चीज, वो हो हाँ, गया। एक चीज और देखा मैंने कि टेल्यूरियम जब जब दिया है तो शायद ही टेल्यूरियम के बाद कोई दूसरी मेडिसिन देनी पड़ी हो। टेल्यूरियम पूरा पूरा केस ही खत्म कर देता है आपका। पूरा खत्म कर देते हैं सर। है ना? ऐसे ही ओटोरिया हम्म पे भी दिया कई बार, जैसे लॉन्ग लास्टिंग होता है, नैस में लिखा भी हुआ है कि जैसे हम्म काफी पुराना है तो एक हम्म बार दें, तो ओटोरिया हम्म के भी कई सारे केसेस ठीक हुए सर इससे।
एक हम्म और मुझे रिजल्ट मिला था, जैसे ये मैंने पढ़ा तो नहीं कहीं पे, हम्म डीफनेस में भी, जैसे हम्म ओटोरिया के साथ डीफनेस था, हम्म और सर 1M में दिया, मैं पहले 30 देता था मैं, तो काम नहीं करा 30। हम्म तो फिर मैंने 1M दिया जब, तो 1M देने के बाद उसका जैसे ओटोरिया तो ठीक हो गया, और हम्म कुछ भी नहीं, एक कान में सुनाई दे रहा था उसे, वो भी काफी मतलब सुनने लगी। बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल देना पड़ा था इसमें मुझे। हम्म तो इसमें भी मतलब टेलोरियम आप समझिए 70-80% उसको कवर कर दिया हाँ, था, जो सुनाई देने लगा था। टेल्यूरियम अच्छी दवा है। ठीक है, तो और कौन है? डॉक्टर यास्मीन, कोई केस है? सर वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक एक्जिमा का केस था सर, आपसे पढ़ा था ना, फिर वो हम्म मेरा मिजीरियम से ठीक हुआ। अच्छा हाँ, वो स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रही। अच्छा, इसमें स्क्रीन शेयर करने के लिए है क्या तुम्हारे पास कुछ? एक मिनट। ना तुमको स्क्रीन शेयर करना है ना तुमको? हाँ सर। हाँ, लो, शेयर करो। जी सर। सर क्या दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। अच्छा, शेयर। हो सकता है कुछ और सेटिंग का भी प्रॉब्लम है। और अभी शायद हो नहीं पाएगा वो, उसमें जब आप उधर से अलाउ हाँ करेंगे होगा। हाँ, मैंने तो जैसे यहाँ से कर दिया था। हाँ सर, नहीं हो रहा है। कोई नहीं, अभी क्लास के हाँ बाद हम उसको डाल देंगे इसी पे, ग्रुप पे। हाँ हाँ, ग्रुप में डाल देना। तो उसमें ना सर, हाँ मतलब वो पेशेंट जो थी वो थोड़ा गुस्सैल थी, सीपिया टाइप की थी, और उसको हम्म कोल्ड ड्रिंक और ये सब पसंद था। तो हम उसको हम्म काफी समय तक सीपिया ही देते रहे थे। अच्छा। और उसके हस्बैंड आते थे कभी कभी दवाई लेने, तो हम्म बेचारे बड़े त्रस्त थे। हम्म कहते थे डॉक्टर साहब आप समझा दीजिए, वो ऐसे ही है, वो वैसी है, वो ये तो वो तो वो। फिर आपसे पढ़ा था मेजीरियम बहुत मतलब ऐसा होता है। फिर हम्म हमने दिया था तो उससे उनका बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा मेजीरियम से। हम्म। चलो, ग्रुप में शेयर कर देना। जी सर। चलो, और किसी का कोई केस हो हाँ या कोई मेरे पास क्वेश्चन? भी। हाँ 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 मेरे पास एक केस है। हाँ हाँ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी लगभग 40 years ओल्ड, और उसके एक्जिला में, ग्रॉइंस में, हिप्स पे, ब्रेस्ट के नीचे, पैर पे, सब जगह इरप्शंस थे। बहुत ज्यादा इचिंग थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। हम्म तो और बहुत सारी ट्यूब्स लगा चुकी थी, एलोपैथिक मेडिसिन ले चुकी थी, बहुत कुछ कर चुकी थी। हम्म तो आई स्टार्टेड विद सल्फर 1M मैंने उसको दिया था। हम्म उसके बाद से बहुत अच्छा, मतलब पूरी स्किन एकदम साफ हो गई। हम्म मैंने कुछ नहीं दिया इसके अलावा। और उसको मैंने फिर बस उसके पैर पे थोड़ा सा रह गया था, हम्म ग्रेट जो टो होता है हमारा उसके पास। हम्म तो मैंने कहा चलो ट्राई करते, तो मैंने उसे जुगलेंस सी दिया था। हम्म और मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स आया उसमें भी। अब उसका हम्म पूरा क्लीन हो गया है, और बहुत सही रिस्पॉन्स मिला उसको, विद इन अ मंथ, 1.5-2 महीने में ही शी इज वेरी मच सेटिस्फाइड। सिर्फ 2 मेडिसिन से उसकी काफी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। हाँ, यही होता है कि अगर कोई पॉलीक्रस्ट अगर हमने दे दिया और उससे चेंजेस आने लगते हैं तो काफी हम्म। हद तक ठीक होता है, और आखिरी में आके जब केस कुछ जगह पे आके रुक जाता है तो फिर लास्ट में हम कोई छोटा जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन है उसको हम देते हैं, तो फिर वो केस खत्म हो जाता है। क्योंकि वो हाँ जी। थोड़ा सा जो 10% रह गया तो फिर वो उस मेडिसिन से नहीं जाएगा, फिर हमें कोई ना कोई लोकल स्पेसिफिक मेडिसिन देना ही हाँ पड़ता मैंने जुगलेंस सी पहली बार ही दी है। थी इस तरह की हम्म। प्रॉब्लम में, लेकिन अच्छा। मुझे लगा हाँ मतलब अच्छा काम करती है। हाँ, जुगलन सी है, प्राइमला ओ है, प्राइमला वी है, ये सब ब्लैक एक्जिमा की मेडिसिन हैं।
इनको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कुछ केसेस? अब स्किन के देखते जाओ और कोशिश करो किसी तरीके से भी ठीक करने की, और जहां प्रॉब्लम्स आए तो उसको फिर क्वेश्चंस में मतलब क्वेश्चन करके डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि स्किन एक कॉमन कंप्लेन है जो हम लोग को बहुत मिलता है। ये शायद शेयर किया है हाँ या सर, ये शेयर हो गई अब। हम्म। तो ये था। हाँ हाँ। इसके पहले सूजन भी थी, तो हम्म बीच बीच में इसको ये वाइपेरा भी देना पड़ा। फिर हम्म एक बार सिकेल भी दिया, बहुत ज्यादा इचिंग होती, वो सॉरी बर्निंग थी इसको। हम्म और हमें हम्म ऐसे लग रहा था कि इसको कहीं वो ना हो जाए, जैसे ये सेलुलाइटिस या कुछ वेस्कुलाइटिस टाइप से हो जाए, तो एक बार सिकेल भी दिया था बीच में। हम्म। ये ठीक हुई है जो वो मिजेरियम से ही। नहीं, अच्छा है, बढ़िया। हम्म। ठीक है। मिजेरियम में भी क्या सीपे जैसी इरिटेबिलिटी मिलती है माइंड में? मिजेरियम में क्या है कि ये सीपिया जैसा इसका सिम्टम्स होता है जनरली। सीपिया वाली इरिटेबिलिटी होगी, इंडिफरेंट होगा थोड़ा सा, बट फास्फोरस वाला डिजायर फॉर कोल्ड होगा, डिजायर फॉर सॉल्ट होगा। तो जब थोड़ा सा मिक्स दिखाई दे कि सीपिया भी है और फास्फोरस भी है और स्किन कंप्लेन हो कुछ इस तरीके से, एक्जिमेटस इरप्शंस हो या फिर कुछ थिक स्कैबी इरप्शंस हो, तो फिर मिजेरियम पे हम फिर जाएंगे। डॉक्टर आशीष, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ। थोड़ा सा ना फीमेल जो कंप्लेंट्स होती है, खासकर पीसीओडी, हम्म। एमनोरिया के पेशेंट आते हैं मेरे पास, 2-3 पेशेंट हैं। मतलब हम्म। कुछ केसेस तो बिल्कुल उनमें मतलब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है उसके अंदर। मतलब एक्चुअली क्या है ना, कुछ भी दे दो, वो आ, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ, असल में प्रॉब्लम क्या होता है कि एमनोरिया के केसेस, तो हम पहले कुछ लोकल स्पेसिफिक मेडिसिन है, जैसे लाइक है कि ये अशोका है या थैलेस्पी है या फिर पल्स है, कुछ ना कुछ मेडिसिन इस तरीके से, जैसे ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इनको देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि वो केस फिर भी ठीक नहीं होता है, और हम्म। एनी हाउ फिर लास्ट में हमको जनरल्स पे ही जाना पड़ता है, और जनरल्स से निकाल के उसको मेडिसिन जब हम देते हैं तभी ही ठीक होता है। मतलब अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले का ही केस है जो महीने भर से मुझको परेशान किया था, और उसको 2-3 महीने से पीरियड्स नहीं आए थे, और मैं देता जा रहा हूँ, बट लेकिन जैसे ही 15-20 दिन पहले फिर मैंने उसको नेट्रम्यूर दिया, और नेट्रम्यूर देने के बाद उसको फिर मेंसेस स्टार्ट हो गए। एक केस था जिसको ये नेट्रम कार्ब दिया, जनरल्स के बेसिस पे नेट्रम कार्ब से स्टार्ट हुआ। तो मतलब ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन हो जो एमनोरिया के केसेस को ठीक करे। लास्ट में हमको फाइनली कोई ना कोई उसका सिमिलम जो जितना अच्छा हम ढूंढ सकें, फिर उसी से ही उसको ये पीरियड्स आते हैं, स्टार्ट हो पाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि उसी पर ही हम जाएं। और नहीं, जैसे हम्म एक चीज और है, जैसे पीसीओडी का पेशेंट आया हमारे पास, उसको एमनोरिया की कंप्लेंट है। हम्म हमने हम्म इन्वेस्टिगेट कराया और उसको पीसीओडी आता है। तो हम्म। क्या अब हमें मतलब उसके ओवरी के लिए भी कोई मेडिसिन देनी चाहिए अलग से, जैसे कि लोकल्स पे नहीं कुछ, या फिर एमनोरिया को फोकस करना चाहिए? नहीं नहीं, एमनोरिया को खाली फोकस नहीं करना चाहिए, इन और पूरा केस को ही देखना चाहिए। क्या होता है कभी कभी पीसीओडी में केसेस किस स्टेज में आ रहा है, पेशेंट कोई पेन लेके आ रहा है या फिर मेंसेस जो है किस समय से रुके हुए हैं, तो उसके साथ में कोई एसोसिएटिंग कंप्लेन लेके आ रहा है, या कभी कभी कोई भी कंप्लेन नहीं लेके आ रहा है, सिंपली बोल रहा है कि मुझे बस पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं, और उसके साथ हो सकता है एक्ने लेके आ रहा है या ओबेसिटी के साथ, मतलब ये कॉमन सिम्टम्स लेके आ रहा है, तो उस समय फिर हम डायरेक्टली उसके जनरल्स पर ही मेडिसिन देते हैं। हम्म। फिर जनरल्स पर देते हैं, फिर उसका मेन हमारा कंसर्न ये रहता है कि ये इसके सबसे पहले है कि जो उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो पीरियड्स आना स्टार्ट हो, पीरियड्स की रेगुलरिटी स्टार्ट हो। तो जब पीरियड्स रेगुलर जब होने लगेंगे, इट मीन्स है कि फिर जो पीसीओडी है, जो सिस्ट फॉर्म हो रहा है, तो वो सिस्ट हमारा फिर वहाँ कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है। हम्म। तो फिर वहां पर हमारा फोकस होता है। लेकिन अगर कभी कभी पेन लेके आ रहा है कि लेफ्ट साइडेड सिस्ट पेन है या राइट साइड सिस्ट पेन है, तो फिर उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक देंगे, फिर देन हम जनरल्स पे जाएंगे। फाइनली हमारा जो लास्ट है वो जनरल्स पे जाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। हम्म। मेरे पास एक पेशेंट है जो 33 इयर्स ओल्ड है। हम्म। हार्मोन से सब कराया था, सब नॉर्मल है, थोड़ी सी मोटी है, गोर मतलब
कैलकेरिया टाइप कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन माइंड उसका नेट्रम्यूर जैसा लगता है मुझे। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिया है उसमें, दिया है कैलकुलेटर टाइप किया था। दिया है 30 थी मेरे पास, 30 दी थी पर कुछ हुआ नहीं उससे। हम्म। और मतलब बहुत सारी मेडिसिन दे चुकी हूँ। उसने बहुत सारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खाए हुए हैं, बहुत हम्म। सारा। तो मैंने थूजा भी दिया था, हम्म। लेकिन अब बहुत सारी मेडिसिन दे चुकी, कुछ नहीं हुआ। फाइनली मैंने उसको लास्ट टाइम लाइको दिया है, बिकॉज वो डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन की बहुत कंप्लेंट करी थी। डिजायर स्वीट्स थी, हॉट है, हम्म। तो मैंने कहा दे दो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ, देखिए, नहीं तो फेरम सल्फ भी एक बार देखिएगा। पैरम सल्फ हाँ हाँ। देखने में सर वो बिल्कुल ऐसी जैसे कि बिल्कुल अच्छे से रेडी होके आती है, जैसे हम्म। मतलब बिल्कुल हेड टू टो बिल्कुल प्रॉपरली रेडी होती है। और अच्छा। उसकी मदर में हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर भी है। अच्छा, तो कार्सिनोसिन पे फिर क्यों नहीं गए? कार्सिनोसिन भी मैं दे चुकी हूँ उसको। अच्छा। वो ऐसे केस में क्या पैलेडियम भी सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, पैलेडियम एक से तो भी कई केसेस ठीक हुए हैं। सर मेरे पास भी एक ऐसी पेशेंट थी, एमिनोरिया के, रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो मतलब वो भी सबसे पहले तो हमको लाइको लगी थी, तो उसकी ना लाइको हम्म। और कैलकेरिया और ये सल्फर की भी साइकिल चली। फिर उसके हम्म। बाद वो कुछ दिन नहीं आई, उसके बाद फिर आई तो फिर से वो हमको सल्फर लगी। फिर हमने हम्म। सल्फर 1 ml दिया, पहले उसको 30 दिया था, फिर 1 ml दिया। और फिर हम्म। वेट भी किया, तो तब उसको 1 डेढ़ महीने के बाद फिर आया था। हम्म। हाँ, तो वो ऐसे ही है, थोड़ा सा दिक्कत तो करता है, लेकिन हाँ, आने लगता है फिर। तो इस पे अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। अभी स्किन का लगभग खत्म ही होने वाला है। विटिलिगो और वॉट्स और कॉन्स, बस यही मेन मेन जो रह गए हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे। एक्चुअली मैं सोचा था कि टीनिया के साथ कर लूंगा, लेकिन टीनिया ही लगा कि ये तो थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद फिर किसी और डिजीज पे फिर हम लोग जाएंगे। जैसे प्लीज पहले पहले प्लीज फीमेल पे ठीक है, फिर हाँ मुझे सर, फीमेल पे कर पहले लीजिए। फीमेल का करा दीजिए। 2-3 पेशेंट ने बड़ा परेशान किया हुआ है। नहीं नहीं, फीमेल भी करेंगे। फीमेल मैंने एक बार तो पहले किया था, साल डेढ़ साल पहले, लेकिन फिर से इस बार इसके बाद फीमेल ही कर लेते हैं फिर। सर ठीक है। एक क्वेश्चन था हम्म। सर। हम्म। सर जैसे बच्चा है 3-4 साल का, तो जैसे ही समर लगता है उसके हम्म। फेस पे इरप्शंस होने लगते हैं हमेशा हम्म। फेस पे। और पहले तो बहुत बड़े बड़े होते थे, तो लास्ट टाइम हिपर सेल्फ से ठीक हुआ था सर। फिर इस साल हम्म। ठंड गर्मी पड़ी सर, फिर जैसे गर्मी पड़ते से उसकी इरप्शन, उसको रेड रेड छोटे छोटे इरप्शंस होने लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा है सर, काली बेलाडोना बाई दे दिया। के देखना। काली भाई सर। हाँ हाँ। सर लास्ट टाइम दिया था, कोई काम नहीं करा था, फिर उसके बाद हिपर सेल्फ देना पड़ा था। कौन सा दिया था लास्ट टाइम? काली बाई 30 दिया था सर। अच्छा, काली बाई दिया था। यस सर। और फिर उसके बाद कितने साल का बच्चा है? तो सर 3-4 साल का है। अच्छा, तो देखना फिर कैलकेरिया ग्रुप का तो नहीं है बच्चा। सर बच्चा बहुत शरारती है, हाँ। और घर में सबको मारता है, बाहर खुद मार खा के आता है। और अच्छा। फोन से थोड़ा एडिक्टिव है। समझाइए तो कुछ चीज समझ जाता है, पर पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता उसका। कटिंग वगैरह कुछ ऐसा, या हॉट है, या कुछ ऐसा थोड़ा देखा उसको? सर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता चल रहा है सर उसका, बट ऐसे फिर ही भी है कि कोई बात नहीं, फिर भी उसको नहीं, अगर नहीं मिला तो फिर कैलकेरिया सल्फ दे देना। क्योंकि यूजली जो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों में कुछ सिलेक्टेड रेमेडीज हैं, जैसे कि ये कैलकेरिया है, सल्फर है, कैलकेरिया सल्फ है, मेडो है। तो ये ये स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं ये देना पड़ता है। तो अभी उसको कैलकेरिया सल्फ दे देना, वरना यस सर। फिर उसके बाद में फिर आगे फिर देख के उस हिसाब से दिया जाएगा। सर उसका एक चीज और भी है कि वो हम्म। हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगा करता है, कुछ ना कुछ। हाँ हाँ। इधर कोई कुछ खा रहा होगा तो तुरंत उससे मांग लेगा कि हमको भी दो, हमको भी दो। उसकी मम्मी कहती है कहीं भी जाता है तो ना, खाने के लिए कोई भी तो सामान तो। तो देखना, आयोडम ग्रुप का तो नहीं, कैलकेरिया आयोड सोच सकते हो, ओके। है ना? ओके सर। हाँ हाँ। थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके देन, थैंक गुड नाइट, सी यू। यू, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सर। सर एक और मेरा केस है, उसके हाँ ना एक्ने ठीक नहीं हो रहा है सर। एक बार मैं उसकी शेयर करती हूँ पिक्चर।
हाँ। देखिए उसको मैं क्या दूं। मैंने उसको इस बार कैलकेरिया सिलिकाटा दिया। उसको हम्म। ना सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सीवियर। फ्लम्बम हम्म। वम्बम सब, ओपियम सब फेल हो गई है। हम्म। और वो उसको पहले क्या हुआ था कि हिस्टेक्टमी के लिए बोल दिया था उसको, हाइड्रोसाल्फनिक्स थी। तो काफी समय से दवा लेते लेते अब उसका वो सब सही हो गया, लेकिन उसको एक्ने आ गए। अब वो हम्म। उसके एक्ने वो हमको इतना परेशान कर रही है वो लड़ाई भी हो गई थी उससे, मगर अब अच्छा। क्या वो ठीक नहीं हो रही। हम सर दिखाते हैं अभी। हम्म। हाँ, तो कौन सा एक्ने है ये? नोड्यूलर है। हाँ। तो कैलकेरिया सिलिकाटा दिए हुए भी 15 दिन हो गए। इसको एंटम क्रूड नहीं दिया है? सर एंटिम क्रूड तो नहीं दिया। इसको ना एंटम क्रूड मीठा दो ना। बहुत पसंद है। हाँ। एंटिम क्रूड नहीं दिया है हमने, मीठा पसंद है और ये तला भुना ये सब तो खाती ही है। कॉन्स्टिपेशन तो सीवियर है, और टंग भी हमने हम्म। देखी है, एंटिम क्रूड की तो है नहीं। इसको एंटम क्रूड देख के देखो पहले। जी सर। ये एंटम क्रूड वाला है इसका। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड थैंक यू नाइट। सर। गुड ओके, नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।